जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आमिर एहसन, आप सभी के साथ। रियासी शहर में इन दिनों ट्रैफिक सर्विसेज पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है। वजह है कि पूरे शहर में एक भी कहीं पे भी ट्रैफिक के लिए या फिर गाड़ियों के रखने के लिए कोई जगह नहीं है। शहर के मेन बाजारों, सड़कों पर जगह जगह जाम की सूरत हाल पैदा होती है। सबसे बड़ी परेशानी पार्किंग की है। शहर में है ही नहीं, शहर में गाड़ियों के लिए कोई भी पार्किंग सर्विसेज मौजूद नहीं है। सोचिए कि ऐसे में अगर कोई टूरिस्ट वहां जाता है या बाहर से गाँव के लोग शहर आते हैं इलाज के लिए या दूसरी चीज़ों के लिए, तो फिर वो अपनी गाड़ियां कहाँ लगाएंगे। बड़ी तादाद में लोग रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए रियासी शहर पहुंचते हैं, लेकिन पार्किंग की सहूलत न होने की वजह से गाड़ियां सड़क किनारे ही खड़ी कर देते हैं और इससे ट्रैफिक जाम की सूरत हाल मजीद बढ़ जाती है। मुकामी लोगों ने इंतजामिया से जल्द परमानेंट पार्किंग बनाए जाने की मांग की है ताकि शहर में ट्रैफिक स्मूथ चले। बंदा जब रियासी आता है सामान लेने के लिए, यहाँ पे गाड़ी लगाने की जगह नहीं है। लोगों का गाड़ी लगाने की ना लगाने की वजह से लोगों का बिजनेस ठप हो गया है, क्योंकि जब कोई रियासी जाता है सामान लेने के लिए, गाड़ी लगाने की जगह नहीं है, ना कोई पार्किंग है, ना गवर्नमेंट पार्किंग है, ना प्राइवेट पार्किंग है। जब इसकी वजह से गाड़ी ना लगाने की वजह से लोग गाड़ी लेके सामान लेने नहीं जा पाते और लोगों का काम नहीं चल पाता। अभी देखिए इस मुद्दे पर कोई बोलता नहीं है, मगर बोले कैसे। अभी कई साल पहले हमने सुना था कि पार्किंग का काम लगा हुआ है। ये चीज़ मेरे को ये खुद समझ नहीं लग रही कि पार्किंग का काम लगा कहाँ पे है। वो आखिर कब तक पार्किंग चलेगी। अगर गवर्नमेंट पार्किंग नहीं चलेगी तो लोग प्राइवेट पार्किंग कहाँ से चलाएंगे। हम ये चीज़ भी कहना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से कि प्राइवेट पार्किंग ही चलवा दो। हम पैसे दे के ही गाड़ी अपनी कहीं स्टे करवा लेंगे, पर चलाओ तो सही। डेवलपमेंट के नाम से तो ये जीरो है सब कुछ, कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, खाली सिर्फ ऐसे ही खोखले वादे किए जाते हैं। पार्किंग की समस्या तो आप देख ही लो कि आजकल जहाँ भी जाओ रोड साइड गाड़ियाँ लगी होती हैं, तो पार्किंग तो होनी चाहिए। पार्किंग होगी तो उससे क्या होगा कि थोड़ा रोड भी खाली रहेगा और एक्सीडेंट वगैरह होने के चांसेस भी कम रहेंगे। भैया हमने तो कम से कम 3 साल तो हो गया हमें ये सुनते कि बन रही है, आज तक दिखी तो है नहीं हमें। देखो समस्या तो आती है जब कोई गाड़ी खड़ी कर देता है रास्ते में, तो जब कोई बीच में फंस जाता है, जैसे कि एक आगे लगे गाड़ी एक बैक साइड लगे, तो जो सेंटर में होगा तो बंदा निकाल भी नहीं सकता है। तो ये होगा कि अगर पार्किंग होगी तो ये होगा कि गाड़ी भी सेफ रहेगी और थोड़ा भीड़ वगैरह भी कम ही रहेगी। तो बड़ी बात यह है कि इस वक्त पार्किंग की सहूलत नहीं है। आप सोचिए कि रियासी जैसा शहर जो कि इतना अहम है कि इसे माता वैष्णो देवी से जोड़ करके देखा जाता है और जो भी माता के दरबार में हाजिरी लगाता है, आपको क्या लगता है कि रियासी नहीं आता होगा? क्योंकि रियासी में तो वैसे बहुत सारी चीजें हैं जो बताने की है, लेकिन इस वक्त पार्किंग की प्रॉब्लम है। इस वजह से ग्राउंड पे उतरते हैं, पार्किंग देखते हैं, क्योंकि है नहीं। अमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं रियासी से। अमन, क्या सूरत हाल है पार्किंग की लेकर के? इतनी समस्या और आज तक एक भी पार्किंग बनी नहीं, खबर क्या है? जी आमिर, अगर पार्किंग की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से कुछ लंबे अरसों से जहां पर एक मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाई जा रही है, लेकिन उसका काम इतना डिले है कि 3 से 4 साल हो गए उस पार्किंग को, अभी तक पूरा नहीं हो रहा है। वही दूसरी तरफ बात करें तो इस वक्त त्योहारों का सीजन है और त्योहारों के सीजन में काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो दूर दराज के इलाकों के लोग हैं वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, और उसी को देखते हुए ये ट्रैफिक जाम इस वक्त लंबी कतारों में ट्रैफिक जाम रियासी की सड़कों में लग रहा है। और वहीं बात करें तो रियासी की जो आपको बताते चलें कि रियासी में मेन डीसी ऑफिस रियासी में है, और इसी शहर के अंदर तहसील ऑफिस है, और कई सारे बैंक भी, प्राइवेट बैंक हो या गवर्नमेंट बैंक हो, वो भी इसी पूरे इलाके में है। और उनके कई मुलाजमों की गाड़ियों भी उनको बाहर ही पार्क करनी पड़ती है, क्योंकि पार्किंग ही नहीं है, जिसके कारण काफी ज्यादा परेशानी इन दिनों आ रही है। लेकिन ये परेशानी लगभग पिछले कई वर्षों से रियासी में हो रही है, लेकिन अभी त्योहारों का सीजन है और त्योहारों के सीजन में ये परेशानी सिर्फ आम लोगों को ही नहीं आ रही है, ताकि और आपको बताते चले कि जो व्यापारी वर्ग से जुड़ा हुआ है उनको भी बहुत परेशानी आ रही है, क्योंकि अभी ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं हो पा रहे, क्योंकि पार्किंग नहीं है। पार्किंग की वजह से ही जो लोग दूर दराज इलाकों से अपनी गाड़ियों लेके शहरों की ओर आते हैं, रियासी की ओर आते हैं, तो उनको गाड़ी पार्क करने के लिए कोई जगह नहीं आती है। हालांकि कुछ लोग साइड में ही गाड़ी लगा लेते हैं, जिसके कारण ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और कुछ लोग बिना शॉपिंग करे उनको निकलना पड़ता है, और जो आसपास के जो बाहर इलाके में जो दुकानें हैं वहीं से वो सामान खरीद के जाना पड़ता है। लेकिन जो मेन बाजार में दुकानें हैं उनको काफी परेशानी आ रही है, क्योंकि ग्राहक उनकी दुकान तक नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि पार्किंग की सुविधा नहीं है। और ये काफी लंबे तक अरसे की ये डिमांड है लोगों की, लेकिन अभी त्योहारों के सीजन में पूरी नहीं हुई है। ठीक है अमन, जहां तक हम देख पा रहे हैं 2011 के सेंसस में 3 लाख के करीब आबादी है पूरी रियासी की। ये सिर्फ लोगों की आबादी है। अगर 2025 तक अगर कोई सेंसस नहीं हुआ तो हम मान के चलते हैं कि 4 लाख के करीब पूरे डिस्ट्रिक्ट में आबादी होगी।
4 लाख आबादी, बाहर से आने वाले लोग, ऐसे में एक भी पार्किंग अब तक नहीं बनी। दूसरी चीज कि क्या यहाँ पे जो घूमने की जगह है राफ्टिंग के लिए या दूसरी चीजों के लिए, या फिर जो माता के दरबार में हाजिर होते हैं, कहीं ना कहीं वो रियासी भी आते हैं, उनकी रोजमर्रा की जो जिंदगी है या उनकी रोजमर्रा की जो विजिटिंग है, ऐसे में रियासी के लिए पार्किंग कितना अहम हो जाता है? जी, पार्किंग तो बहुत अहम है। जैसे आपने बताया कि माता वैष्णो देवी जो श्रद्धालु आते हैं, वो जब आपको पता ही है कि भीमगढ़ किला ऐतिहासिक किला जो कि रियासी मेन मार्केट के साथ ही है, तो उसकी भी पार्किंग ना होने के कारण लोगों को जो लोग खासकर आम लोगों को तो परेशानी आ रही है, लेकिन जो श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आते हैं और जब वो इस भीमगढ़ किले की ओर जाते हैं, पार्किंग नहीं मिलने के कारण कई सारे श्रद्धालु जो कि बिना भीमगढ़ किले को देखे हुए भी चले जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर पार्किंग ना होगी तो उन्होंने अपनी गाड़ियाँ कहाँ पार्क करनी है, जिसके कारण अब आम लोगों को तो परेशानी आ रही है, लेकिन जो माता वैष्णो देवी में श्रद्धालु आ रहे हैं उनको भी आ रही है, और इससे जो आम जो जो कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी काफी परेशानी आ रही है। और आपको एक और बात बता दें कि काफी लंबे अरसे से एक पार्किंग की जो बिल्डिंग है वो बन रही है, लेकिन आए दिन तक वो बिल्डिंग ऑपरेशनल नहीं हुई पाई, और वो बिल्डिंग का सिर्फ ढांचा ही बना है, जिसके कारण भी जो लोगों की अभी डिमांड है वो लगातार जागरूक हो रही है। जी। उसके साथ साथ जो अलग अलग मुकामात हैं, जिस तरीके से रियासी के अंदर हम देख पा रहे हैं, और पार्किंग आप कह रहे हैं कि ये बनना शुरू हुआ था, इसकी कोई डिटेल अब तक नज़र नहीं आई। कब ये बनना शुरू हुआ था, कब तक चांस या फिर कब तक डेडलाइन है कि ये बन के तैयार हो जाएगा, जिससे खासतौर पे अगर हम रियासी शहर या मेन मार्केट की अगर हम बात करें तो कम से कम लोगों को राहत मिल जाएगी ज़रूर पार्किंग की सुविधा से। तो अभी फ़िलहाल कब तक टाइम लगेगा इसमें? जी, आपको बता दें कि पिछले 3 सालों से ही ये पार्किंग जो कि वार्ड नंबर 4 रियासी में बनाई जा रही है, लेकिन उसका काम इतना डिले है कि एक ही स्टोरी बनाई, मल्टी स्टोरी पार्किंग ये बननी थी, लेकिन फंड्स ना होने के कारण सिर्फ एक ही हिस्सा इसका बन पाया है, जिसके कारण अभी काफ़ी समय लग सकता है, क्योंकि जो हमारी ऑफिशियल्स के साथ बात हुई है, उन्होंने कहा है कि जैसे ही फंड्स आते हैं इसकी डबल स्टोरी बनेगी, लेकिन जो यहाँ के विधायक हैं उन्होंने कहा है कि अभी जब तक इस डबल स्टोरी का काम नहीं लगता तो आप इसको ही थोड़ा ठीक करके इस पार्किंग को बना दिया जाता है। अभी लगता है कि जैसे हमारे एमएलए रियासी ने बोला है कि आने वाले दिनों में ये पार्किंग का तोहफा लोगों को मिल सकता है। हालांकि सिर्फ ये बातें ही हैं और कागजों में अभी काफी समय लग सकता है। जी। बड़ी बात यह है कि लोगों को हो रही है परेशानी, और ऐसी परेशानी में लोगों को सबसे पहले पार्किंग चाहिए ताकि असुविधा ना हो, लोगों को परेशानी ना हो। शुक्रिया तमाम मालूमात के लिए। उम्मीद है कि सरकार तक ये बात पहुंचेगी और जल्द से जल्द समाधान होगा। कैलर सुमो स्टैंड एसोसिएशन के ड्राइवरों और ट्रांसपोर्ट वर्कर्स ने पुरअमन एहतजाज किया था। इसमें उन्होंने पिछले 15 साल से बढ़ती मुश्किलों पर जांच की मांग उठाई है। इस एहतजाज में दर्जनों ड्राइवर्स हैं जिन्होंने हिस्सा लिया था। रियासती सरकार की यानी कि स्टेट की गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें हो रही नजरअंदाज करने की जो प्रॉब्लम है उस पर उन्होंने आवाज उठाई थी। उनका मेन मुद्दा सरकार की तरफ से चलाई जा रही बसों का उनकी आमदनी और रोजी रोटी पर मनफी असर पड़ा। 70 से ज्यादा मुकामी ड्राइवर्स जो कि स्टैंड पर अपनी गुजारे के लिए डिपेंड करते हैं, यानी कि उनका काम नहीं चलेगा तो उनकी फैमिली नहीं चल पाएगी, उनका घर का काम नहीं चल पाएगा। पिछले 20 साल से लगातार कोशिश कर रहे हैं, हालात नाजुक हैं, झूं के तू हैं, और उनकी जो गाड़ियां हैं वो उसके लिए पार्किंग तक नहीं है और बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। इस वक्त तो अपनी तमाम तर परेशानी के लिए सरकार से आवाज़ उठा रहे हैं कि जल्द से जल्द उनके मसलों और समस्याओं का समाधान किया जाए। सबसे पहले यहाँ पे एक बसेस आई तो वो चलने लगी, तो हमने कोई भी उसमें उनके साथ कुछ भी नहीं। उसके बाद दूसरी बस भी आ गई, अब तीसरी बस भी आ गई, तो जितनी भी गाड़ियाँ हमारे 70 गाड़ी में से 30 गाड़ी भी नहीं चल पाती है। तो बाकी जो लोग हैं वो क्या करना चाहेंगे? इधर से जो सबसे मेन चीज़ है, हमारा जो ये मेन स्टैंड है सोमो स्टैंड, पिछले 25 साल से इधर चल रहा है केस, अब तक उस केस का कोई भी हल नहीं निकला है। तो पिछली बार हमारा यहाँ जंपा से डीसी साहब आया था, हमने उनको भी रिक्वेस्ट की थी कि अगर इसका कोई हल निकलता है तो हमें बताएं। तो ये स्टेट लैंड बताई जा रही है, तो उसमें कागजात भी है इन लोगों के पास जो कि इससे पहले भी प्रेसिडेंट थे उनके पास, उन्होंने देखा भी है। तो सोमो स्टैंड की बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की बदहाली और लोगों की रोजमर्रा की जो रोजी रोटी है उस पर पड़ता हुआ असर, जिसकी वजह से लोगों का एहतजाज है। लेकिन मजीद मालूमात क्या है ये बताएंगे जुनेद, हमारे साथ जुड़े हुए। जुनेद, क्या कुछ है अपडेट? जुनेद गुलजार।
तो जुनेद तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं क्योंकि इस वक्त नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम है। दोबारा हम पहुंच जाते हैं, लेकिन फिलहाल केलर सुमो स्टैंड एसोसिएशन का यह एहतजाज था जिसमें करीब 70 से ज़्यादा फैमिली जिनको इस वक्त प्रॉब्लम है। उनका कहना है कि कोई भी स्टैंड नहीं है जिसकी वजह से गाड़ियां कहाँ रखें, कहाँ ले जाएं, और अलग अलग जो जगह की गाड़ियां आ चुकी हैं जिसकी वजह से उनकी रोजी रोटी पे असर पड़ता है। ये वो लोग हैं जिनका कहीं ना कहीं टूरिज्म और दूसरी चीज़ों से वाबस्तगी रहती है और इन्हीं चीज़ों से उनकी ज़िंदगी चलती है। जुनेद, अपडेट चाहेंगे सबसे पहले आपसे। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि केलर स्टैंड जो है जिसमें 70 से जायद जो है ड्राइवर हजरात चल रहे हैं और उनकी रोजी रोटी का सवाल है। जिस तरह से उमर उपला गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया था गवर्नमेंट बसेस चलाने की, और उसमें लेडीज को जो है मुफ्त जो है सुविधा दी गई। और अगर हम केलर के एरिया की बात करें तो कुछ दिन पहले जो है इस पे बस जो है चालू की गई थी मुख्तलिफ रूट के लिए, चाहे वो केलर से पुलवामा लेकर या केलर से शोपियान से लेकर, लेकिन बाद में इनकी तादाद जो है 3 कर दी गई, जिससे मकानी ड्राइवरों ने उसकी रोजी रोटी पे असर जो है पड़ा। क्योंकि जब इस केलर रोड पे जो है 3 बसें चलती है तो जाहिर सी बात है जो बाकी सोमो वाले हैं उनकी रोजी रोटी पे असर पड़ता है, क्योंकि सुबह का जो टाइम है वो जो है बसेस ही लेके जाती है और सवारियां पूरी लेके जाती है। और दिन भर ये जो है सोमो ड्राइवर हजरात जो है दिन भर ऐसे ही पड़े रहते हैं और उनके पास सवारी जो है नहीं मिल रही है। और शाम के टाइम भी जब जो है कमाने का टाइम होता है तो तब भी जो है बसेस आती है और ये मुख्तलिफ रूट पे चलती है, तो ये सवारियां लेके जाती है और जाहिर सी बात है इनकी रोजी रोटी पे असर पड़ा है। तो इन्होंने आज जो है एहतजाज किया और कहा कि इस जो है केलर रोड को अगर ये दूर अफ्तादा इलाका है और इस पे जो है 3 बसेस जो है ज्यादा है और हमें एक ही बस गवर्नमेंट की सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे जो है सोमो हजरात ये ड्राइवर हजरात भी चलते हैं और उनकी रोजी रोटी का भी सवाल है। ये 3 जो है गाड़ियां अलग अलग मुख्तलिफ रूट पे चल रही है तो ये उनकी रोजी रोटी पे असर डाल रही है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये जो केलर सोमो स्टैंड है ये लगातार जो है पिछले 15-20 सालों से तनाजा में है, क्योंकि इनको जो है मुस्तकिली सोमो स्टैंड नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना, उन्हें जो है सड़क पे ही अपनी गाड़ियां खड़ा करनी पड़ती है। और जब भी कोई भी बड़ी गाड़ी होती है तो ट्रैफिक जाम में उन्हें जो है काफी ज्यादा मुश्किलात होती है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस पे जो है नजरसानी की जाए। अगरचे स्टेट लैंड है, हम जो है कई सालों से इस चीज की मांग कर रहे हैं कि हमें यहाँ पे मुस्तकिली सोमो स्टैंड दिया जाए और अगर जो उसके बाद मुस्तकिली बनाया जाए और उसके बाद जो है इसकी मरम्मत होनी चाहिए, ताकि जो है बारिश या फिर रोजमर्रा की देखिए इससे सरकारी बसों की वजह से रोजगार मुश्किल में क्यों है। और सबसे बड़ी बात है कि 15-20 साल से जो आप कह रहे हैं प्रॉब्लम की बात, वो इतने साल से प्रॉब्लम अब तक क्यों रही? क्या सरकार की जानिब से कोई भी हस्तक्षेप नहीं हो पाया या फिर ये बसों का चक्कर क्या है इसमें? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि ये केलर जो है दूर अफ्तादा इलाका है और इसमें जो है अगर पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो गवर्नमेंट बसेस हाल ही में शायद ही जो है 3 बसें चलती होंगी, लेकिन इस केलर रूट पे ही गवर्नमेंट बसेस 3 चलती है दिन भर अलग अलग जो रूट के। तो जाहिर सी बात है जब जो है सीजन होता है या फिर जब जो टाइम होता है इन सोमो ड्राइवर को कमाने का, सवारियां उठाने का, तो ये गवर्नमेंट बस जो है उठा के लेके जाती है और जाहिर सी बात है ये दिन भर जो है खाली पड़े रहते हैं, उनके पास जो है सवारी नहीं आती। तो हम कहेंगे कि इससे उनकी जो है रोजी रोटी मुतासर हो रही है, क्योंकि 70 से जायद जो है ड्राइवर हजरत इससे इफेक्ट हो रही है। और दूसरी बात, जिस तरह से ये पिछले 15 सालों से जो तनाज़ा इस पे चल रहा है, तो जाहिर सी बात है मैंने जिस तरह से कहा कि ये स्टेट लैंड है और इस पे कोर्ट का स्टे ऑर्डर भी है, इस पे जो है किसी भी मुस्तकिल या फिर इन्हें जो है परमानेंट ये सोमो स्टैंड नहीं दिया जा रहा है, उसमें कोर्ट का जो है ऑर्डर भी, स्टे ऑर्डर भी लगाया जा रहा है। तो इसी को लेकर ये मांग कर रहे हैं कि अगर ये जो है स्टेट लैंड है इसमें स्टे ऑर्डर किस लिहाज से और हमें इससे क्यों महरूम रखा गया है कि हमें जो है बुनियादी सहूलियतें, चाहे वो स्टैंड हो, चाहे वो या दीगर वहाँ पे जो वॉशरूम फैसिलिटी या जितने भी एक स्टैंड में फैसिलिटीज होती है, तो हमें उन चीजों से महरूम रखा जा रहा है। जी चलिए, तो इस वक्त ये है कि लोगों की परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं जिसे सुधारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इन प्रॉब्लम्स की सबसे बड़ी वजह जो फ्रीक्वेंसी है बसों की वो है, और इतने साल से चली आ रही है मुश्किलों को सरकार को या एडमिनिस्ट्रेशन को फौरी सुनना चाहिए। शुक्रिया तमाम मालूमात के लिए।
उधर डिप्टी सीएम के बयान के बाद सोशल मीडिया पर तनाज़ा छुड़ा है और उसको लेकर के हामियों ने पोस्टर जलाना शुरू कर दिया है। कुछ दिन पहले डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि वो इज़ आगा सैयद रुहुल मेहदी की बात हो रही है। मैं तो सिर्फ एक आगा को जानता हूं और वो हैं आगा महमूद। इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के कहीं न कहीं उम्मीदवार हैं और इस बयान से खासतौर पर आगा रुहुल मेहदी के फॉलोअर्स और समर्थक नाराज हो गए। उन्होंने इसे उनकी शख्सियत के खिलाफ एक तंज और अपमान माना। इसी गुस्से का इजहार के तौर पर हामियों ने सुरेंद्र चौधरी के पोस्टर जलाकर के अपना एहतजाज दर्ज कराया। एहतजाज के दौरान हामियों ने डिप्टी सीएम के बयान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी नाराजगी और अपनी तकरार का इजहार किया। देर रात को एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो सर्कुलेट हुई, वायरल हुई, जिसमें ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब आगा साहब के अपोजिट कुछ गलत अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। उनके लिए हमारी मैसेज है कि वो लोग, उनको पता होना चाहिए कि आगा रुहुल साहब किस खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और किस बाप के फर्जंद हैं। ये शहीद आगा सैयद मेहदी के फर्जंद हैं, जिनके फादर आयतुल्लाह आगा सैयद अल मुस्तफ़ा अल मौसवी बडगाम के बहुत बड़े आलमी दीनों में से एक थे और जो सिलसिला पीछे जाता है। तो हमारा आज का ये जो प्रोटेस्ट है, ये उस अल्फाज, ये उन अल्फाजों की मजम्मत है जो उन्होंने किए हैं। जम्मू कश्मीर में 2 सीटें यानी कि बडगाम और नगरोटा पर ज़िमनी इंतख़ाबात होने वाले हैं और उसको लेकर के सियासी सरगर्मियां भी तेज़ है। इसी को लेकर के जम्मू कश्मीर बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने अपने रद्दअमल का इजहार किया और एनसी में फूट की वजह बताई। देखिए, हम बहुत पहले कह चुके हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में दरार है और ये दरार बहुत दिनों से सामने आई जब से आगा रुहुल, जिन्होंने अपनी ज़मीर की आवाज़ सुनी, अपने आत्मा की आवाज़ सुनी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के झूठ को उन्होंने एक्सपोज करना शुरू कर दिया। जिस तरह से वादे गारंटियां या जो वादे उन्होंने किए थे, उस झूठ को एक्सपोज करने वाला आगा रुहुल साहब, क्योंकि आगा रुहुल साहब बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर है। उस पॉलिटिकल लीडर के साथ साथ एक रिलीजियस लीडर भी है और उस स्ट्रक्चर का जो रिलीजियस लीडर होगा वो कभी झूठ बोल नहीं सकता। इसलिए ज़मीर की आवाज़ पे उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक्सपोज करना। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जवाल शुरू हो चुका है, डाउनफॉल शुरू हो चुका और नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये जो जवाल है वो जवाल बडगाम से शुरू होगी। आप देखिए, बहुत जल्द नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो ये जवाल शुरू हुआ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का नामो निशान भी मिट जाएगा। और मैं परसों भी मैंने आपकी वसादत से कहा और आज भी मैंने कहा, पहला झटका नेशनल कॉन्फ्रेंस को बडगाम से लगेगा, क्योंकि रिलीजियस लीडर पे और इस स्ट्रक्चर के लीडर पे इस तरह से कमिट करना जैसे वो एक ना बूथ लेवल का वर्कर है, उस पे ऐसे कमिट करना, मुझे नहीं लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का काडर, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को जीत दिलाई, वो इसको बर्दाश्त करेगा। और आप देखिए, प्रोटेस्ट भी है, कुछ लोग रिज़ाइन भी कर रहे हैं और ये सिलसिला जारी रहेगा। टोटल मिला के अगर देखेंगे, इस विश्वासघाती पार्टी का जवाल शुरू हो गया और नेशनल कॉन्फ्रेंस का नामो निशान भी नहीं रहेगा। जो आम आदमी पार्टी का हाल हुआ, उससे बुरा हाल नेशनल कॉन्फ्रेंस का। वहीं इस मौके पर अल्ताफ ठाकुर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर काम न करने और लोगों को धोखा देने का भी इल्जाम लगाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी जो रवायत रही वो हमेशा विश्वासघात की ही रही है, धोखा दे दिया। अगर उसकी हिस्ट्री देखेंगे, बहुत पहले जम्मू कश्मीर के लोगों को एक लॉलीपॉप की तरह उन्होंने प्लेबिसाइट का लॉलीपॉप दे दिया और वो जानते थे कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता। वहाँ भी उन्होंने विश्वासघात करके उसको छोड़ दिया। उसके बाद अटानमी का लॉलीपॉप दे दिया। अटानमी भी कहीं मिली नहीं, न कभी मिलने वाली और न कभी रही है, वहाँ भी विश्वासघात। उसके बाद 370 वापस लाएंगे, वहाँ भी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ उन्होंने झूठ बोल के विश्वासघात किया। उसके बाद अब इलेक्शन में जिस तरह से उन्होंने गारंटियाँ दी, जिस तरह से वादे उन्होंने किए, वो भी पूरे नहीं किए, वहाँ भी उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ विश्वासघात किया। अगर इस पार्टी को हम विश्वासघाती पार्टी कहें तो ये सूट करता है उन पे नाम। अब जिस तरह से कल नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने आगा रुहुल पे कमिट करके उन्होंने सिर्फ बता दिया कि हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई है वो कुर्सी है, उनके लिए वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो सबसे बड़ा फैक्टर है उनकी जीत का, जिन्होंने उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस को सतह तक पहुंचा दिया, आज उनके साथ भी विश्वासघात कर रही है।
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नायब सदर मोहम्मद सरताज मदनी ने श्रीनगर वाक़ पार्टी हेडक्वार्टर में एक अहम मीटिंग की सदारत की, जिसमें चल रहे रुकनीत मुहिम और पब्लिक रिलेशन स्ट्रेटेजी का जायजा लिया। मीटिंग में पार्टी नायब सदर ने लीडरान से अपील की कि वो आवाम से सीधे रब्ता करें और उनकी परेशानियों को संजीदगी से लें, खास करके जब सरकार की ओर से उनकी अनदेखी हो रही हो। उन्होंने कहा कि पार्टी को ज़मीनी स्तर पर लोगों के बीच में अपनी मौजूदगी और भरोसे को और मजबूत करने की ज़रूरत है। मीटिंग में सीनियर लीडर मोहम्मद खुर्शीद आलम ने सभी ज़िला सदर को आगामी नगर चुनाव और पंचायती चुनाव के लिए जोनल स्तर की तैयारियां शुरू करने का ऑर्डर दिए हैं। और इस जायजा मीटिंग में अब्दुर्रहमान वीरी, गुलाम नबी लोन, हंजूरा और एडवोकेट मोहम्मद यूसुफ भट्ट, नज़ीर अहमद डार सहित कश्मीर के सभी जिलों के सदर ने हिस्सा लिया। जिला सदर ने अपने अपने इलाकों में ज़मीनी हालात, ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ की जानकारी साझा की। मीटिंग का मकसद था मेंबरशिप ड्राइव को और भी ज़्यादा मौसर तरीके से मजबूत करना। सीनियर पीडीपी लीडर नईम अख्तर ने मंगल को अपने आबाई शहर में बानीपुरा में अपनी रियासी सरगर्मियों को ऐलान किया है। पार्टी दफ्तर में कारकुनान को खिताब करते हुए अख्तर ने कहा कि एनसी सरकार की कंट्रीब्यूशन सिर्फ 50 एमएलए को नौकरियां मुहैया करना रही है और जनता के मसाइल पर कोई खास ध्यान नहीं गया। अख्तर ने इल्ज़ाम लगाया कि अवाम के मसाइल को उनकी हुकूमत के दौरान सही ढंग से हल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि पीडीपी का पार्टी का मकसद को ज़मीनी स्तर पर मजबूत करना, जमहूरी अमल में आइनी रियासती हुकूक की बहाली करना और वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें जो जम्मू कश्मीर के लिए ज़रूरी है, ख़ासतौर पर स्टेटहुड, उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन, जो राइट्स हैं, हुकूक हैं, उन तमाम तर चीज़ों पर ध्यान दिलाना। और यही चीज़ें पीडीपी अपनी जानिब से लगातार करती आ रही है, जिसमें एनसी फेल है। हुकूमत का तस्वुर है वो ये है कि हमारे लिए ठीक हो, गाड़ियाँ हों, नौकर चाकर हो, करोफर हो, शान व शौकत हो, जहाज़ हो, दूसरी आसाइशें हो, तो वो उतनी हुकूमत उनके पास है। और मुझे नहीं लगता कि वो कोई कोशिश करेंगे। दफ़ा 370 की बात भी नहीं करेंगे। स्टेटहुड की तो अब उन्होंने कहा कि अब वो अल्लाह के हवाले में है। बाकी जो जितने काम लोगों के वो कर सकते थे वो भी नहीं किए। तो कहा, लोगों ने याद दिलाया कि आपने कहा था कि 200 यूनिट आप देंगे बिजली के, तो उन्होंने कहा ओ हमारी देखो, मेरी बहन भी फीस भरती है, मेरी आंटी भी फीस भरती हैं। टंगमर्ग में आज एक दर्दनाक हादसा पेश आया। दरअसल मजदूर ट्रक से संगमरमर की चादरें उतार रहे थे और इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। महलूक की पहचान आसिफ अहमद के तौर पर हुई है, जो कि करनाल का रहने वाला बताया जा रहा है। जख्मी मजदूर की पहचान फैसल अहमद के तौर पर हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसा तब हुआ जब भारी संगमरमर की चादरें गलती से फिसल गई, जिससे फैसल अहमद को शदीद चोटें आई और उसके बाद उसे नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले का नोटिस लेते हुए टंगमर्ग पुलिस स्टेशन में धारा 194 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस मामले की गहराई से जांच करेगी। देखिए, जो हमारे पास एक पेशेंट आया था 35 ईयर ओल्ड, वो कुपवारा का रेजिडेंट था। तो जब हमारे पास आया, हमने उसको रिसीव किया एट अराउंड 1:15 सवा 1 के करीब। 2 पेशेंट थे टोटल। तो एक जो था उसको तो मल्टीपल इंजरीज थी, फ्रैक्चर था, कंट्यूजन था राइट साइड चेस्ट पे। तो उसको हमने फर्स्ट एड देके अर्जेंटली उसको हमने रेफर किया जेवीसी। लेकिन जो दूसरा पेशेंट था जिसका नाम था आसिफ अहमद, तो जब हमने उसको रिसीव किया तो हमने उसको एग्जामिन किया, तो उसकी पल्स नहीं थी, उसका बीपी हमने चेक किया, वो नहीं था। उसका हमने आई एग्जामिनेशन किया, उसमें रिफ्लेक्स नहीं दिखाए। तो फाइनली हमने उसका ईसीजी किया, दैट वाज फ्लैट, तो जिसकी वजह से हमने उसको ब्रॉड डेथ डिक्लेयर किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मैं दीजिए इजाजत। देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।